नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने काव्य शास्त्र की शुरुआत की है अभी, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ा चुके हैं काव्य लक्षण और आज हम पढ़ाएंगे काव्य हेतु। और हमने NT-NET के सिलेबस में जो भी उपन्यास और कहानियाँ हैं वो भी हमने पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेतु का अर्थ होता है कारण, मतलब किसी भी काव्य को लिखने का क्या कारण है ये हम आज जानेंगे। मतलब काव्य हेतु हम क्यों पढ़ते हैं कि मतलब हेतु का मतलब ये होता है जैसे कोई भी कविता जब लिखा जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो वही देखेंगे। तो काव्य हेतु क्या है उसकी परिभाषा देखते हैं। वह तत्व जिनसे काव्य की रचना की जाती है, दूसरे शब्दों में काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है। मतलब कोई एक कारण होना चाहिए काव्य को रचने के लिए, तो मतलब जिनसे रचना संभव हो पाए, जिससे हम रचना कर सकें। फिर बाबू गुलाब राय के शब्दों में बाबू गुलाब राय अपने उसमें कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। मतलब ये हेतु को साधन मानते हैं काव्य रचना, मतलब काव्य को रचने के लिए। उसके बाद काव्य हेतुओं का पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में चर्चा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य हेतुओं की बात सबसे पहले कहाँ की गई है, तो वो है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में हेतु इस प्रकार दिए गए हैं: प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। तो जैसे मेनली जो काव्य हेतु होते हैं वो तीन ही होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो इसमें जो अग्नि पुराण में दिया गया है वो है प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। मतलब अभ्यास का इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन अभ्यास भी बहुत ही मेन वो है, मतलब टॉपिक है। तो प्रतिभा क्या होती है? प्रतिभा होती है जो आप में जन्मजात होती है, मतलब कोई भी चीज़ करने की प्रतिभा, क्षमता। जैसे ये नेट का एग्ज़ाम ही है, अगर ये आपको मतलब आपके अंदर निकालने की क्षमता है, तो अगर क्षमता है तो आप फिर अभ्यास करना आपके पास वेद ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो शास्त्र ज्ञान मतलब जो भी बुक्स हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए। और उसके बाद अभ्यास, फिर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी और आपके जहन में रहेगा, मतलब तो आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से मतलब सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि काव्य शास्त्री जो थे संस्कृत के, उन लोगों ने मतलब उनकी दृष्टि में किसने क्या क्या बताया है कि काव्य हेतु के लिए क्या ज़रूरी होता है। मतलब काव्य की कविता की रचना करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं। तो भामा ने सबसे पहले बताया। भामा का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, इसको नोट करेंगे। काव्य अलंकार जो ग्रंथ है भामा का, उसमें उन्होंने प्रतिभा को प्रधान हेतु बताया है। मतलब ये प्रतिभा को ही मेन हेतु मानते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर इनका मानना है कि जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए। बाकी शास्त्र ज्ञान से तो मतलब शास्त्र ज्ञान से कोई भी मतलब ज्ञानी हो सकता है, मतलब उनका मानना है। उसके बाद आचार्य दंडी की बात करते हैं। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में, दंडी का ग्रंथ है दंडी का ग्रंथ है काव्यदर्श में प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति मतलब कि शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति का मतलब ये होता है शास्त्र ज्ञान या लोक व्यवहार। तो जैसे दंडी ने तीनों को माना है कि उनका मानना है कि आपके अंदर कोई भी काव्य रचने के लिए आपके अंदर प्रतिभा भी होनी चाहिए, शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। आपने मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतिभा होने से काम नहीं चलेगा, आपको पता मतलब बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब जो भी बुक्स लिखी गई है उस पर मतलब ज्ञान होना चाहिए आपको, लोक व्यवहार होना चाहिए, लोगों से मतलब जो लौकिक ज्ञान होते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद आनंद अभियोग, इसका मतलब है अभ्यास, मतलब आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी मतलब आप एक अच्छे काव्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्रट क्या बोलते हैं। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में
तो यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि जो भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार और रुद्रट का, इन दोनों का ग्रंथ का नाम सेम है, तो ये याद रखेंगे। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को स्वीकार किया है। तो इन्होंने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य हेतु बताया है। और इन्होंने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं, सहजा और उत्पाद्य। तो ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि किसने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। तो आप बताएंगे कि रुद्रट ने किए हैं, और कौन कौन से किए हैं, तो वो है सहजा और उत्पाद्य। ठीक है, सहजा का मतलब हो गया कि जैसे सहजा मतलब कि आपको सहज ही वो चीज़ प्राप्त हो गई, जन्मजात प्राप्त हो गई। ठीक है, मतलब आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो प्रतिभा आपके अंदर जन्मजात है। ठीक है, ईश्वरीय देन है। और उत्पाद्य का मतलब हो गया कि आपने बहुत प्रैक्टिस करके वो अपने अंदर अपने अंदर ईजाद कर लिया आपने, कि मतलब आपके पास प्रतिभा आ गई, आपने इतनी प्रैक्टिस की उसमें कि आपके पास प्रतिभा आ गई। ठीक है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 3 काव्य हेतु शक्ति आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। तो जो भी आचार्य ग्रंथ है वो सब आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और उसके बाद इन्होंने जो काव्य का हेतु बताया है, शक्ति को बताया है, मतलब ये प्रतिभा को शक्ति कहते हैं। तो एक्चुअली एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मतलब प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है, तो आप याद रखेंगे कि मम्मट ने कहा है। उसके बाद तो उन्होंने भी सेम ही बताया है कि प्रतिभा होनी चाहिए, व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, और अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, बस इसमें ये याद रखने की चीज़ है कि इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अगला। पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है। तो जो पंडित जगन्नाथ हैं, तो वो भी सेम भामह की तरह ये भी प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं। ठीक है, उसके बाद राजशेखर पे आएंगे। तो राजशेखर ने प्रतिभा व व्युत्पत्ति को समवेत मतलब एक साथ रूप मतलब एक साथ हेतु स्वीकारा है, तथा प्रतिभा के दो भेद किए। तो इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। एक्चुअली उन्होंने भी प्रतिभा के दो भेद किए थे। रुद्रट ने भी प्रतिभा के दो भेद किए थे, जो था कि सहजा और उत्पाद्य। तो इन्होंने जो किया है कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मतलब इन लोगों जो इन्होंने प्रतिभा के भेद बताए हैं वो याद रखेंगे, क्योंकि पूछ सकता है कि रुद्रट ने क्या भेद किए और राजशेखर ने क्या भेद किए। ठीक है, उपयुक्त विवेचन से 3 काव्य हेतु प्रकट होते हैं। मतलब ये काव्य शास्त्रियों को देखने के बाद ये लगता है कि ज़्यादातर काव्य शास्त्रियों ने 3 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं, वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो प्रतिभा जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वह शक्ति जो व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, जन्मजात होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिभा जन्मजात होती है और ईश्वर के द्वारा दी गई होती है, जो आपको काव्य रचना में समर्थ बनाती है। उसके बाद व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति है अर्थ निपुणता, पांडित्य व विद्वता। मतलब कि आपको पांडित्य कब बोलते हैं? कि जब आपको शास्त्रों का ज्ञान हो। ठीक है, तो ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा जाता है। वह विवेक व्यक्ति कभी काव्य शास्त्र व लोक व्यवहार से प्राप्त करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मतलब कोई भी व्यक्ति लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान से व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में क्या है? निरंतर प्रयास, मतलब प्रैक्टिस करते रहना। तो उसका दिया गया है, मतलब एक दोहे के माध्यम से समझाया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। तो ये लिखा है कवि वृंद ने। तो इस पंक्ति का मतलब है कि अभ्यास करते रहने से मतलब जड़मति भी सुजान हो जाता है। मतलब जो मंद बुद्धि व्यक्ति भी होता है वो बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। जड़मति का मतलब मंद बुद्धि और सुजान का मतलब बुद्धिमान। रसरी आवत जाते मतलब कि अगर रसरी एक सिल पे मतलब एक रस्सी अगर बार बार आती, जैसे पानी खींचते हैं कहीं से, तो मतलब पानी रस्सी का निशान वहाँ पे पड़ते पड़ते मतलब वहाँ पे भी निशान पड़ जाता है। एक सिल पे मतलब एक पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो बता रहे कि अगर जब एक पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है एक रस्सी से,
तो मतलब इंसान अभ्यास करते करते क्यों नहीं बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, इस पंक्ति का ये मतलब है। अभी हम देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्री। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने क्या क्या कहा है, तो उस पर सबसे पहले हैं प्लेटो। प्लेटो ने क्या बोला है कि प्रेरणा को काव्य हेतु माना है। उनका मानना है कि कोई प्रेरणा आती है हमारे अंदर तो अभी हम किसी काव्य की रचना करते हैं। ठीक है, उसके बाद अरस्तु का आता है। अरस्तु ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जैसे कि भामा वगैरह ने माना था। उसके बाद जॉनसन है, वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये तीनों को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद होरेस हैं। होरेस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। मतलब इनका मानना है कि प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, मतलब किसी भी काव्य रचना करने के लिए। उसके बाद क्रोचे ने कहा है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान मतलब इंट्यूशन, जो सिक्स सेंस होता है, और बाह्य व्यंजना मतलब एक्सप्रेशन को महत्व देते हुए प्रतिभा और अभ्यास को काव्य हेतु के रूप में विशेष महत्व प्रदान। तो मतलब क्रोचे ने ये बताया, इन्होंने भी प्रतिभा और अभ्यास को ही एक तरह से महत्व दिया है। ठीक है, उसके बाद हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु देखेंगे तो हिंदी आचार्यों में सबसे पहले आते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी ने प्रतिभा को काव्य हेतु मान व्युत्पत्ति और अभ्यास को महत्व प्रदान किया है। मतलब शुक्ल जी ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही महत्व दिया है। उसके बाद सोमनाथ बोलते हैं कि किसी कवि की रचना श्रवण कर पुनः पुनः अभ्यास करना काव्य हेतु है। मतलब ये सोमनाथ का मानना है कि किसी कवि की रचना सुन करके और बार बार अभ्यास करते रहने से मतलब करते रहना ही काव्य हेतु इनका कहना है, मानना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही का क्या मानना है कि संस्कार, वृत्ति और अभ्यास को ये काव्य हेतु मानते हैं, जो क्रमशः शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के वाचक है। मतलब कि संस्कार मतलब ये मानते हैं कि शक्ति मतलब प्रतिभा। ठीक है, उसके बाद वृत्ति का मतलब व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान, और अभ्यास के मतलब वही अभ्यास का मतलब तो अभ्यास आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, इन्होंने प्रतिभा को ही मूर्धन्य स्थान दिया है। मतलब इन्होंने प्रतिभा को ही मुख्य स्थान दिया है हेतु के लिए, काव्य हेतु के लिए प्रतिभा को ही ये मेन मानते हैं। उसके बाद दिनकर का देखेंगे तो इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सामूहिक रूप से काव्य सृजन करने का हेतु माना है। तो मतलब ज़्यादातर लोगों ने, चाहे वो हिंदी वाले कवि हों, चाहे वो संस्कृत के कवि हों, चाहे वो पाश्चात्य के हों, ज़्यादातर लोगों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य हेतु माना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।